Hello, professionals. Welcome in Law with Fun. Study law with a side of sweetness. आज हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकेंड लेक्चर है जिसपे हम बीएनएस कवर कर रहे हैं। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, जिसमें कि हमने देखा था कि उसकी कमेंसमेंट डेट, उसकी एनफोर्समेंट डेट कब की है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सी कारण थे, कौन सी कंडीशन थी जिसके कारण हमारा ये जो बीएनएस है इसको एनेक्ट करा गया, इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया। आज की हमारी लेक्चर सीरीज में हम सेक्शन 1 to 5 कवर करने वाले हैं। उसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे जिसमें कि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस, हमारा सेक्शन 1 क्या कहता है कि ऑलवेज किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें वो क्या बोलता है कि जो वो एक्ट है उसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, उसका कमिटमेंट क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या होगा। जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी में जो सेक्शन 1 था उसमें सिर्फ कवर किया गया था कि जो एक्ट है इसका नाम क्या होगा और ये जो एक्ट है ये कब एप्लीकेबल हुआ था और कब एनफोर्स में आया हुआ था। लेकिन जो हमारी नई बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें उन्होंने सेक्शन 1 में 1 से लेके 5 तक के सेक्शंस आईपीसी के कवर कर दिए हैं। जैसे कि आईपीसी में हमारे जो सेक्शन था 2 to 5 सेक्शन जो हमारे जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते थे कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये जो हमारा बीएनएस है इसमें सेक्शन 1 में ही उन्होंने सब पॉइंट्स, सब क्लॉजेस बना के उसको कवर कर दिया है। सो वन बाय वन इसके सब पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। तो जो इसका फर्स्ट सब पॉइंट है सेक्शन 1 का बीएनएस में, ये क्या कहता है कि चलिए हम पढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो अपना बेयर एक्ट ओपन करके बैठ जाएं, सेक्शन 1 खोल लें, और ना हो तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो वहां से रीड कर सकते हैं। जो 1 बोलता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज अ भारतीय न्याय संहिता 2022। तो ये जस्ट कॉमन है, सारे एक्ट्स में ये बताया जाता है कि ये जो एक्ट है इसका नाम ये होगा और एक उसकी डेट के साथ। देन सेकंड वाला हमारा जो सेक्शन क्लॉज है वो क्या बोलता है, इट शैल कम into force on such date as a central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। तो गाइस, सेक्शन 1 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिशियल गजट में जब ये लॉन्च कर देती है, ऑफिशियल गजट में जब ये मेंशन कर देती है कि ये वाला जो एक्ट है ये हम अब एनफोर्स में ला रहे हैं, सबको इन्फॉर्म करने के बाद, तो उस दिन से ये जो एक्ट है ये एनफोर्स में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जब तक ऑफिशियल गजट में ये एक्ट नहीं आता है, जब तक कि वो एनफोर्स में नहीं आता, तो पहले ये जो बुक है उस टाइम पे डेट नहीं आई थी। अब जो डेट है हमारी आ चुकी है और ये लॉन्च भी हो चुका है, एनफोर्स में आ चुका है। वो डेट है 1 जुलाई 2024। देन नेक्स्ट सब क्लॉज पढ़ते हैं हम। एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। अब ये जो वर्ड है guilty within India, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा ये हमको पढ़ के समझ में आ गया कि ये जो एक्ट है, ये जो omission, ये जो सेक्शन क्या कह रहा है इस सब क्लॉज, कि ये जो सब क्लॉज है ये सिर्फ कहाँ पे लागू होगा? इंडिया में लागू होगा। अब इसमें जो 2 वर्ड्स आए हुए हैं, आप देखिए इसमें 2 वर्ड्स आए हुए हैं, एक्ट और ओमिशन। अब ये एक्ट और ओमिशन क्या होता है? सबसे पहले चलिए हम एक्ट और ओमिशन को समझते हैं कि ये जो एक्ट है ये एक्ट और ओमिशन होता क्या है। एक्ट और ओमिशन होता क्या है? सबसे पहले हम एक्ट को देखते हैं। एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो हमारा एक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक पुलिस वाला है, जैसे मैं एक पुलिस वाला हूँ, ठीक है। अब मैं कहीं पे खड़ा हुआ हूँ और बोल सकते हूँ कहीं पे जैसे चोरी हुई, ठीक है, कहीं पे चोरी हुई। अब मुझे वो थेफ्ट जो है, जो चोर जो है ना, वो मुझे भागता दिख रहा है। अब मेरा काम तो ये है कि मैं उसको जाके पकड़ूं। अगर मैं उसको जाके वहां पकड़ रहा हूं तो वो मेरा एक्ट कहलाएगा, ओके। और अगर मैं उधर पे खड़े होके ऐसे देख रहा हूं कि भाई वो एक्ट हो रहा है और वो सामने से भाग गया, वहां पे सब चिल्ला रहे हैं कि भाई चोर चोर चोर, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं अपने शांति से खड़ा हूं, तो वो हमारा कहलाएगा ओमिशन। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं एक लाइफ गार्ड हूं,
लाइफ गार्ड का मतलब जो लोगों की जान बचाते हैं, या फिर बोल सकता हूँ कि मान लीजिए मैं एक नदी के यहाँ पे लाइफ गार्ड हूँ। मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे देखना है कि लोग सही से नहा रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई डूबता है तो मुझे जाके उसको बचाना है। अब मैं शांति से खड़ा हुआ हूँ और कोई इंसान वहां पे डूब रहा है, तो भाई मेरा एक्ट क्या होगा कि मैं उस इंसान को जाके वहां बचाऊं, और मेरा ओमिशन क्या होगा कि अगर वो वहां पे डूब रहा है और मैं शांति से खड़ा हूं कि ठीक है मुझे क्या करना है, नो प्रॉब्लम, डूबने दो, देन वो हमारा होगा ओमिशन। तो ये जो हमारा सब क्लॉज है ये क्या बोलता है कि चाहे एक्ट हो या फिर ओमिशन हो, ये वाला जो संहिता है जो इंडिया में हो रहा है उस पर ये वाला संहिता अप्लाई होगा। अब सेकेंड जो थर्ड वाला हमारा क्लॉज है उसको हम, थर्ड वाला क्लॉज हो चुका है, फोर्थ वाला जो क्लॉज है उसको हम पढ़ते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिहाइंड इंडिया शैल बी डील्ड with according to the provisions of this Sanhita for any act committed behind India in the same manner as if such act had been committed within India। अब ये बड़ा तो लग रहा है हमको पढ़ने में कि इतना घुमा के दिया हुआ है चीजें, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? सिंपल सा मीनिंग है इस वाले सब क्लॉज का कि कोई भी एक्ट जो इंडिया के बिहाइंड हो रहा है, मतलब कि कोई भी एक्ट जो कि इंडिया के बाहर हो रहा है उसको सेम ट्रीट किया जाएगा कि वो इंडिया में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाके हमने कोई भी क्राइम किया, ठीक है, अब हम ये सोचें कि हमने अमेरिका में तो क्राइम कर लिया लेकिन हमने तो इंडिया में क्राइम किया ही नहीं, मतलब ये संहिता तो हम पे अप्लाई होगी नहीं। इसलिए उन्होंने साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है फर्स्ट सेक्शन के क्लॉज 4 में कि कोई भी एक्ट अगर हम इंडिया के बाहर करते हैं और उसके बाद अगर हम इंडिया में लौट के आ जाते हैं तो वो एक्ट ऑफेंस ही होगा जो कि बाहर किया गया है, या सेम होगा कि इंडिया में किया गया। मतलब कि जो हमने अगर इंडिया में किया हुआ होता, जो हम बाहर करके आए हैं, वो दोनों सेम कहलाएंगे और हमको पनिशमेंट होगी इस एक्ट के हिसाब से। सिंपल है। अब हम फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू द ऑफेंस कमिटेड बाय। अब गाइस ये जो सेक्शन 5 है, ये सेक्शन सब क्लॉज 5 है, फर्स्ट का सब क्लॉज 5, ये साफ साफ बता रहा है हमको कि किस किस पे अप्लाई होगा। ये इसमें जो 5 के ABC 3 सब क्लॉज जो हमको दिए हुए हैं वो साफ साफ हमको बता रहे हैं कि भाई किस पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू इसको पढ़ते हैं। 5 का ए क्या कहता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बिहाइंड इंडिया। मतलब कि जो 5 है सब क्लॉज, उसका ए क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन जो या इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा। मतलब कि साफ साफ क्या कह रहा है कि इसमें ए पॉइंट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एनी सिटीजन, एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन इंडिया का होना चाहिए वो सिटीजन, अगर वो इंडिया के अंदर कर रहा है कोई क्राइम या इंडिया के बाहर कर रहा है, लेकिन क्राइम कहलाएगा और इस एक्ट के हिसाब से उसको पनिशमेंट होगी। अब सेकंड क्या कहता है? एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। फिर से क्या बात हो गई? शिप एंड एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है हमारे, तो क्या होगा? अगर वो कोई ऑफेंस कमिटेड करता है या तो इंडिया में करता है या इंडिया के बाहर करता है, लेकिन वो इंडिया में पनिशेबल होगा इस संहिता के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सब क्लॉज सी पढ़ते हैं हम। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बिहाइंड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। सी वाला क्या कहता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज
क्या कहता है ये, कंप्यूटर रिसोर्सेज। हमें सिंपल वे में सिर्फ की पॉइंट्स याद करना है, बस बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको याद करना। फिफ्थ जो हमारा सब क्लॉज है फर्स्ट का, 3 पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा असेंशियल, बहुत ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आएगा भी कि ये जो क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे वो, कि सेक्शन 1 का जो सब क्लॉज 5 है उसमें वो 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, क्या कि सब क्लॉज जो 5 है वो किस किस पे अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं क्या, सिटीजन्स पे, सेकंड नॉन सिटीजन्स पे, थर्ड दे सकते हैं बोथ ए और बी, और फोर्थ दे सकते हैं नन ऑफ दीज। ओके, तो क्या होगा हमारा, ए वाला जो है किस पे अप्लाई होता है, एनी सिटीजन, मतलब ए से होता है। ये जो है ये अप्लाई होता है किस पे, एनी सिटीजन, मतलब वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देन ये जो बोथ हैं, ठीक है, ये अप्लाई हो जाते हैं किस पे, नॉन सिटीजन्स पे भी। फोर्थ वाला इसका सी वाला क्या कहता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि ये जो हम आजकल बहुत सुन रहे हैं ना कि ये हैक हो रहा है, इसका अकाउंट हैक हो रहा है, इसके साथ ये हैकिंग हो गई या इसके साथ फ्रॉड हो गया, ईमेल फ्रॉड हो गया, मतलब ये सब चीजें के लिए ये वाला जो है नया क्लॉज बनाया है। कैसे, अगर कोई पर्सन इंडिया में बैठ के कोई दूसरे इंडिया के पर्सन का अकाउंट हैक करता है, दूसरे इंडिया के पर्सन का कोई भी ईमेल, कोई भी फ्रॉड करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो इसके अंदर में आएगा कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब उसके जो कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ कोई फ्रॉड करता है, जो कि हमारा सेक्शन बोल रहा है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कि कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इंडिया में, या फिर अगर कोई इंडिया के बाहर है, वो हमारे इंडिया में आके, हमारे इंडिया में कोई भी कंप्यूटर हो, बाहर बैठे बैठे कोई भी हमारे इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट करता है, उसको हैक करता है, उसकी इंफॉर्मेशन लीक करता है, कुछ भी करता है, तो इस एक्ट के जरिए पनिशेबल होगा। दैट्स क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, सेक्शन जो सब क्लॉज 5 है उसका ए बी सी क्या कहता है कि जो हमारा 5 है, सब क्लॉज 5 है, उसका ए बी और सी कहां पे अप्लाई होगा गाइस, इस पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा। मोस्ट एसेंशियल थिंग है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए बी और सी, ए वाला किस पे अप्लाई होगा, एनी सिटीजन पे, जो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बी वाला और सी वाला किस पे अप्लाई होगा, जो इंडिया के सिटीजन नहीं भी हैं उन पे भी ये दोनों अप्लाई होगा, शिप और एयरक्राफ्ट। ओके, देन कंप्यूटर रिसोर्सेज। दैट्स क्लियर। अब हम इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। क्या है, in this section the word offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। सीधा साफ क्लियर चीज है। जो हमारा फोर्थ वाला सब क्लॉज कहता था वही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो वर्ड ऑफेंस है, जो वर्ड ऑफेंस जो है ना, उसका सीधा साफ मीनिंग दिया हुआ है कि वो ऑफेंस कहलाएगा अगर वो इंडिया के बाहर भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। चलिए, सपोज करिए ए पर्सन है, उसको हम कहीं पहुंचा देते हैं। कहां पहुंचा देते हैं, अमेरिका पहुंचा देते हैं। चलिए ठीक, अमेरिका गया, अमेरिका गया। अब हमारे इंडिया में कसिनो जो है और कुछ ऐसे एक्ट्स जो हैं वो क्राइम है, लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे ये सब चीजें वहां पे क्राइम है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जैसे ये सब चीजें क्राइम है ना, ऐसे ही वहां पे वो कुछ नहीं है, वहां पे फ्री ऐसे ही चलते हैं। तो कोई पर्सन गया, ठीक है, वहां पे इस टाइप का कोई क्राइम किया, या फिर उधर जाके किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब हम सोचें कि चलो ठीक है, अगर कोई भी एक्ट है वहां पे वो क्राइम नहीं है, वहां पे उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सोचे कि जब हमने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं है, क्योंकि वो क्राइम वहां पे है ही नहीं है, तो उसको लगे कि हमने कोई ऐसा क्राइम किया नहीं है, वो इंडिया में आ जाए।
लेकिन गाइस यहीं पे इस संहिता ने दिया हुआ है कि वहां पे भले ही वो एक्ट जो है अफेंस ना हो, लेकिन इंडिया में आके अगर इस संहिता में उस एक्ट को अफेंस दिया हुआ है तो वो अफेंस होगा और उस पर्सन को इंडिया में आके इस एक्ट, इस संहिता के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। इट्स दैट्स क्लियर। ओके नाउ सिक्स्थ वाला जो हमारा सब क्लॉज है उसको पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। आप देखिए इस सब क्लॉज ने इस एक्ट को हटा दिया। कैसे हटा दिया? फर्स्ट वर्ड पढ़ सकते हैं, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स। देखिए इसका साफ साफ मतलब है कि इस संहिता में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब इस संहिता में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जनरली पता होगा, ना पता हो तो मैं बताऊं कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो एयरमैन रहते हैं, सेलर्स होते हैं, उनके लिए एक अलग लॉ चलता है। उस लॉ के हिसाब से उनको पनिश किया जाता है या उस लॉ के हिसाब से उनको गवर्न किया जाता है। जैसे कि हमारे आर्मी मैन्स होते हैं, उन सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए एक अलग लॉ अप्लाई होता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है इस संहिता में जो उनके लॉ में अप्लाई हो या उन पे अप्लाई हो या उनको उनके लॉ में कुछ इफेक्ट डाले। ओके दैट्स क्लियर। तो गाइस ये वाला जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है ये खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, जो कि कहता है हमारा डेफिनेशंस के बारे में। एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, इस एक्ट में जो नई वाली हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इस वाले एक्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है जो कि हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। बताता हूं आपको क्या है। जो हमारी नई वाली संहिता है उसमें जितने भी डेफिनेशंस दी हुई हैं उस सेक्शन 2 में तो सब कवर कर दिए, 39 है वो टोटल, उसको सब कवर कर दिया गया है। ओके, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जो इसमें अल्फाबेटिकल वे में दी हुई हैं सारी डेफिनेशंस। मतलब कि अल्फाबेटिकल वे में कैसे, ए से स्टार्ट हैं जितने भी वर्ड्स हैं, ये ए वाले तो ए के लाइन में दिए हुए, मतलब पूरा अल्फाबेटिकल वे में दिया हुआ है, तो उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। गाइस जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता 2022 का, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक सेक्शन जो सब क्लॉज सी है जो चाइल्ड के बारे में बताता है। चाइल्ड सब क्लॉज सी जो है वो जो चाइल्ड की डेफिनेशन देता है, उनको सिर्फ उसमें न्यू डाला हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो कोर्ट की डेफिनेशन है, जज की डेफिनेशन है, अफेंस की डेफिनेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस एज इट इज वहां से यहाँ दी थी। तो ये जो हमारी चाइल्ड की डेफिनेशन है इसमें क्या दिया गया है कि एनी चाइल्ड बिलो, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 18, मतलब कि कोई भी पर्सन, कोई भी चाइल्ड जिसकी 18 ईयर्स से कम एज है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा। ये जो से डेफिनेशन है ये सेम एज इट इज दी गई है किसमें, हमारे जेजे एक्ट में, जुबिलाइन जस्टिस एक्ट में, हमारे पॉस्को एक्ट में, ये डेफिनेशन सेम एज इट इज दी हुई है। जो चाइल्ड की डेफिनेशन इसमें दी है वही चाइल्ड की डेफिनेशन उसमें दी है। तो ये जो सेकंड वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस सेक्शन में इसकी जो सारी डेफिनेशंस हैं हम उसको कंटिन्यू लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं थर्ड वाले सेक्शन पे। गाइस अपनी बीआर एक्ट पे ध्यान दीजिए। तो थर्ड वाला सेक्शन है जो हमारा है जनरल एक्सेप्शन। तो गाइस हमारा थर्ड वाला सेक्शन है जनरल एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एक्ट में, जो भी एक्ट है हमारा, किसी भी एक्ट में एक जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो एक जनरल एक्सप्लेनेशन होता है। इसका सिंपल वे में हम मतलब समझते हैं कि जनरल एक्सप्लेनेशन आखिर होता क्या है।
जनरल एक्सप्लेनेशन मीन्स जो कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ जो सब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं जनरल एक्सेप्शंस में, कि जो हमारी जो सारा एक्ट है, जैसे कि हमारी बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो हमारा जनरल एक्सेप्शन दिया है, जनरल एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है हमारा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि सारी संहिता पे अप्लाई होंगे। मतलब ऐसा तो बात है नहीं कि हम जैसे कह सकते हैं कि हर एक चीज़, जैसे कोई भी डेफिनेशन है, चाइल्ड की डेफिनेशन है, मैन की डेफिनेशन है, अफेंस की डेफिनेशन है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो हर एक सेक्शन जो आएगा हमारा, तो हर एक सेक्शन में वो सेपरेटली उसको डिफाइन करें कि जैसे कोई भी अफेंस कमिटेड किया है तो उसके नीचे लिख के दें कि भाई अफेंस की डेफिनेशन क्या होगी। इसीलिए जो जनरल एक्सेप्शंस बनाया जाता है जिसमें कि सारी चीज़ें कवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा थर्ड वाला सेक्शन पढ़ते हैं, तो अपने बेरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। इसका जो फर्स्ट वाला सब क्लॉज है वो क्या कहता है, थ्रूआउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in this chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि इस संहिता में जितने भी इलस्ट्रेशंस, जितने भी डेफिनेशंस और जितने भी सब पॉइंट्स जो भी दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो बार बार रिपीटेड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि ये जनरल एक्सेप्शन में हमारे जो की पॉइंट, सब पॉइंट दिए हुए हैं कि किस पे ये अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो वो एक बार एक सेक्शन में उसको दे दिया जाएगा, उसके बाद उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है हमारा क्या कहता है कि जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सब पॉइंट्स हैं, वो जनरल एक्सेप्शंस के तौर पे एक बार दिए जाएंगे। अब हमारा जो इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन में क्या कहते हैं, ए वाला, दिस सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be offense which is done by a child under 7 years of age। तो क्या कहता है हमारा ये इलस्ट्रेशन ए, जैसे कि हमको पता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कोई भी सेक्शन को पढ़ते समय। क्या है वो कि जनरली क्या होता है कि कोई जो दिए हुए हैं कि जैसे कुछ थिंग्स दिए हैं कि कोई भी चाइल्ड है जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, ओके, कोई भी चाइल्ड है जो कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोई बच्चा है, बोल सकते हैं हम कि मिनिमम एज की बात करें अगर हम 7 ईयर्स के अंडर में भी है, ओके। जैसे अब इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन तो हमें 18 ईयर्स के कम में दी हुई है, तो कोई भी अगर बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है तो वो कोई ऑफेंस के अंडर में नहीं आएगा। सेम एज अगर कोई पर्सन है जो इंटॉक्सिकेशन में है, इंटॉक्सिकेशन का मीन्स अगर वो किसी तरह के नशे में है या वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस के अंडर में नहीं आएगा। अब गाइस देखिए, जैसे कि हम बात करें कि हम ऐसा तो है नहीं कि जो एक्ट है उसमें हर एक पॉइंट पे वो मेंशन करें, जैसे कि मर्डर आया तो मर्डर के जहाँ पे मर्डर की डेफिनेशन दी है उसके नीचे वो हर एक मेंशन करें कि इलस्ट्रेशंस के लिख के कि भाई कौन सी जो है चीज़ इसमें एप्लीकेबल होगी, कौन सी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जनरल एक्सप्लेनेशन जो है हर एक एक्ट में, हर एक संहिता में जो दिया हुआ होता है, जो क्लियर कर देता है कि कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए तो हम इसका जो नेक्स्ट वाला है वो पढ़ते हैं। तो जो उसका सेकेंड वाला सब क्लॉज है वो क्या कहता है, every expression which is explained in any part of this Sanhita is used in every part of this Sanhita is conformity with the explanation। Guys, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि ये जो हमारा सब क्लॉज 2 है सेक्शन 3 का, ये पहले हमारे आईपीसी में सेक्शन 7 में आता था, जो कि सब क्लॉज 2 में कर दिया गया है।
तो सिंपल वे में मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था कि जो हमारी पुरानी वाली आईपीसी थी, उस पुरानी वाली आईपीसी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया कि हम कहें कि उसके जो सेक्शंस हैं उनको टोटली रिपील्ड कर दिया है, नहीं। उसके जो सेक्शंस हैं उनको अब जो हमारा न्यू बीएनएस है उसमें इलस्ट्रेशंस, उसमें सेक्शंस के अंडर जो सब क्लॉसेस हैं उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे कि हमारा सब क्लॉज 2 है, जो सेक्शन हमारा 7 था आईपीसी का, उसमें है। तो ये हमारा सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ये हमारा सब क्लॉज है, ये क्या बोलता है कि कोई भी डेफिनेशन जो है अगर संहिता में एक बार उस डेफिनेशन को दे दिया गया है तो वो दोबारा वो जो डेफिनेशन है वो रिपीट नहीं की जाएगी, उसको एज इट इज टेक ओवर किया जाएगा जो कि उस जगह पे दी हुई है नेक्स्ट वाले उसके सेक्शन में। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको सेम कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में, जो उसका सब क्लॉज है उसमें अगर डेफिनेशन दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और कहीं पे भी संहिता में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस सेक्शन के अंडर में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दोबारा मेंशन करें, क्योंकि हमारा जो बेयर एक्ट है वो इतने से इतना हो जाएगा। अगर हम हर एक सब क्लॉज में, हर एक पॉइंट में, हर एक सेक्शन में दोबारा से इलस्ट्रेशन, दोबारा से एक्सेप्शंस, दोबारा से जनरल रूल्स, दोबारा से डेफिनेशंस लिखते हैं। इसलिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी एक बार दे दी गई है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज टेक ओवर कर लिया जाएगा। देन नेक्स्ट वाला हमारा जो सब क्लॉज है वो क्या बोलता है, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this संहिता। अब जो हमारा क्लॉज 3 जो दिया हुआ है ये हमारे सेक्शन 27 जो आईपीसी का था उसको यहाँ पे टेक ओवर कर लिया गया है। मीन्स जो हमारा सेक्शन 27 आईपीसी का जो कहता था वही हमारा जो सब क्लॉज है 3 कहता है। अब क्या कहता है हमारा जो सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी है अगर किसी पर्सन की, उसकी वाइफ, उसके सर्वेंट, उसके क्लर्क के अंडर में है, यानी कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अगर उसकी किसमें है, हम इसको लिख के समझते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो सेक्शन 3 का जो है सब क्लॉज 3, ये हमारा कौन सा था सेक्शन 27, सेक्शन 27 आईपीसी। ये क्या कहता है, इसमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं। कौन सी, स्पाउस, सर्वेंट, क्लर्क। अगर किसी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी स्पाउस यानी कि उसकी वाइफ, अगर उसके सर्वेंट और या उसके क्लर्क, तीनों में से किसी के भी पास उसकी प्रॉपर्टी है तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उसके ही पास है। अब मैं एग्जांपल के तो साथ समझाता हूं आपको। जैसा कि हम जनरली बोलते हैं कि जनरली हम एक बात सुनते हैं, एक बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स के या एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। बस यही ये सेक्शन कहता है, यही सब क्लॉज साफ साफ बोलता है, जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए पर्सन है, ओके, हस्बैंड है, वो हस्बैंड है, बी जो है उसकी वाइफ है, ठीक है। तो जो ए के पास जो प्रॉपर्टी होगी, ए के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी किसकी भी मानी जाएगी, वाइफ की मानी जाएगी, और वाइफ के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो हस्बैंड की मानी जाएगी। और अगर कोई तुम्हारा सर्वेंट है, क्लर्क है, इसमें भी कंडीशंस दी हैं। क्या कंडीशंस हैं कि वो जो है आपका पर्सनल सर्वेंट होना चाहिए, आपका पर्सनल क्लर्क होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा, अगर उनके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है अगर उनके पोजीशन में, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आपके पोजीशन में है।
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम क्या कि सपोज कीजिए पर्सन ए है, वो अमेरिका में रहता है। चलिए ठीक है, हम पिछली वीडियो में हमने अमेरिका लिया था, इसको चेंज कर लेते हैं। वो न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है। ए पर्सन जो है न्यूयॉर्क में रहता है, उसका एक फार्म हाउस है, वो जो है बी संभाल रहा है। बी कौन है? सर्वेंट है। ए कौन है? ऑनर है। क्या संभाल रहा है? बी जो है उसका फार्म हाउस संभाल रहा है। तो ऐसा क्या माना जाएगा? ऐसा माना जाएगा कि सेम एज बी वो संभाल रहा है, मतलब कि ए के पास जो ए की जो प्रॉपर्टी है, ऐसा माना जाएगा कि जो बी भले ही उस प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, बी जो है भले ही उस प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, लेकिन वो माना यही जाएगा कि वो बी ए के पोजीशन में है। सिंपल है कि ए की प्रॉपर्टी है, बी संभाल रहा है, लेकिन माना ये जाएगा कि अभी भी वो ए के पोजीशन में ही है, भले ही ए वहां पर रहता ना हो, ए वहां से दूर रहता हो, या ए उसका यूज ना कर रहा हो। अब गाइस हम एक चीज देख सकते हैं कि इस वाले में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या दिया है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेशन in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within a meaning of that subsection। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग है। हम आज का एग्जांपल ले लेते हैं, जो आज जो चल रहा है। हमने देखा है कि जनरली जो न्यू ऐप एक लॉन्च हुआ है, इसमें क्या होने लगा है कि आप घर बैठे, जो आपके घर पे है, 5 स्टार किचन से शेफ मंगा सकते हैं। जी, क्या हुआ है, मैंने जनरली टीवी पे देखा हुआ था कि एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी कि आप 5 स्टार होटल से, एक ऐप है, जो ऐप में आप जैसे खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसे आप शेफ ऑर्डर कर सकते हैं। वो शेफ आपके घर पे आएंगे, 1 आवर 2 आवर आप उनको बता दीजिए मेन्यू, उसके हिसाब से वो आपको खाना बना के रख के चले जाएंगे। तो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जो सर्वेंट हैं, जो आप टेम्पोररी बेसिस के लिए उनको बुलाते हैं, टेम्पोररी मतलब कि कुछ टाइम के लिए, और वो आपकी प्रॉपर्टी को आके यूज करते हैं, लेकिन क्या माना जाएगा कि वो आपके ही पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो जो सर्वेंट हैं, वो जो पर्सन्स हैं, वो भी इस सबसेक्शन के अंडर में फॉल होंगे, इस सबसेक्शन के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो आइए हम 4th वाला हमारा सब क्लॉज पढ़ते हैं। क्या बोलता है? In every part of this संहिता except where a contrary intention appears from the context word which refers to act done extend also to illegal omissions। ये वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, illegal omissions। अब ये वाला जो हमारा सब क्लॉज है, ये कहां से टेक ओवर किया है? ये सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी से इसको टेक ओवर कर लिया है। मतलब 32 जो आईपीसी का था, वो अब कहाँ पे आ गया है? 4th वाले सब क्लॉज में, सेक्शन 3 के। क्या बोलता है ये सब क्लॉज? हमने हमारे सेक्शन 1 में भी पढ़ा होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है। मैंने उसमें बताया भी हुआ था आपको डिफरेंस एग्जांपल के साथ कि हमारा जो एक्ट है और ओमिशन है वो होता क्या है जनरली। तो गाइस फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वे में कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है। उसको समझने के बाद ये वाला जो हमारा सब क्लॉज है 4th वाला, ये क्लियर हो जाएगा हमको। क्या होता है जनरली? एक्ट और ओमिशन दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो जो एक्ट क्या होता है हमारा, कि कोई भी पर्सन है, उसकी वो ड्यूटी है, उस चीज के लिए वो ऑब्लिगेट है, उसकी वो ऑब्लिगेशन है, ये उसको वो चीज करनी है, तो वो उसका एक्ट कहलाएगा। और वो चीज वो नहीं करता है तो वो उसका ओमिशन कहलाएगा। इसको हम थोड़े से अलग वे में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये है बी, उसकी वाइफ है। अब भाई इसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझको तो इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझको इसके साथ रहना ही नहीं है, लेकिन अब कौन इसको डाइवोर्स दे, कौन इसको प्रॉपर्टी दे, कौन इसको पैसे दे, इससे अच्छा इसको मार देते हैं। तो इसने क्या किया? एक गन ली और गन से इसको हिट कर दिया
और ये मर गए। अब उसमें इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका डायरेक्ट एक्ट हुआ, इसका एक्ट हुआ डायरेक्ट इसका कि भाई इसने इसको गन से शॉट कर दिया, इसने इसको गोली मार दी और ये मर गई। इस पे कौन सा अप्लाई हो गया, 302 अप्लाई हो गया हमारा, आईपीसी, ओल्ड आईपीसी का 302 अप्लाई हो गया, मर्डर कर दिया इसने। ठीक है, अब इसको ही हम थोड़े अलग वे में देखते हैं। अब ये तो इसने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़े अलग वे में देखते हैं। अब जो ए पर्सन है उसने क्या सोचा कि जो उसकी वाइफ है उसको डायरेक्टली ना मार के उसको एक रूम में ले जाके, एक फार्म हाउस है उसका, वो उस फार्म हाउस में इसको लेके गया और इसने उसको वहां पे बंद कर दिया। ठीक है, वहां पे उसको बंद करके आ गया, ना उसको खाना दिया ना उसको पानी दिया, और बहुत दिन तक बंद होने के कारण वो मर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं कि भाई उसने तो मारा ही नहीं, फिर कैसे हुआ ये। तो क्या हुआ यहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं ना। यहाँ पे चलो हमने मान लिया यहाँ, ठीक है चलो कल्पेबल होमिसाइड हुआ, उसने डायरेक्ट उसको मारा नहीं, लेकिन मारने के इंटेंशन से तो उसने ये किया था। ठीक है, तो उसका एक्ट, और ये हो गया उसका ओमिशन, कि उसने वो चीज नहीं भी करी और उसने मार भी दिया। कैसे, थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा। देखिए क्या होता है जनरली कि कोई भी एक्ट अगर हम करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्ट अगर हम करते हैं जो हमें ऑब्लिगेशन, जो हम ऑब्लिक्स होते हैं जिसके लिए, तो वो हमारा एक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर वही एक्ट को अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारा ओमिशन कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको हम, जो मैंने लास्ट बार भी इसको समझाया हुआ था कि एक लाइफ गार्ड है, उसका काम है लोगों को देखना कि भाई कोई इंसान डूब जाता है, अगर कोई इंसान डूबता है तो हम उसको बचा लें। लेकिन ये रिवर है, ठीक है, यहां पे इंसान नहा रहे हैं और ये जो हमारा लाइफ गार्ड है, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े होके आराम से मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो डूब जाता है, यहाँ पे एक इंसान डूब रहा है। अब अगर ये भाई साहब जो हैं, ए जो हमारे लाइफ गार्ड साहब हैं, ये अगर उसको देखते रहे, मजे लेते रहे, ठीक है, ऐसे खड़े हो कि भाई ठीक है डूबने दो, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, हम अपना मजा ले रहे हैं, तो ये क्या होगा इनका, ये इनका ओमिशन होगा। ठीक है, और अगर ये वहां पे जाके उसको बचाने के लिए जाते हैं, ओके, इसको ये बचाने के लिए जाते हैं दौड़ के कि हाँ यार कोई डूब रहा है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसको जाके बचाऊं, तो ये उनका क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, एक पुलिस वाला है, वो सामने देख रहा है कि कुछ लोग एक इंसान को मार रहे हैं, कुछ लोग एक पर्सन को मार रहे हैं वहां पे। अब ये भाई साहब जो ए हैं पुलिसमैन, यहां पे बी सी डी ये मिलके ई को मार रहे हैं। ठीक है, अभी जो ए पर्सन है, पुलिस वाले हैं जो हमारे, ये इनको देखते रहे कि मारना तो भाई हमको क्या है, हम दूसरों के मैटर में नहीं पड़ते, तो इनका क्या हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा कि इनने यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन अभी मैं इसको बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये क्या। तो अभी जो पुलिस मैन है, इनने अगर इनको जाके बचाया तो इनका एक्ट हो गया, ठीक है, और इनने कुछ नहीं किया तो इनको ओमिशन हो गया। तो ये जो हमारा साफ ये जो हमारा क्लॉज 4 है, सब क्लॉज जो 4 है, ये क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट करता है कोई पर्सन, ठीक है, जो उसका वो जिसके लिए वो ऑब्लिक्ट है, या फिर वो एक्ट को नहीं करता है, तो ये उसका ओमिशन हो जाएगा। इस संहिता में इलीगल बताया गया है, समझ गए, ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब क्लॉज जो हमारा 5 है, क्या बोलता है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। गाइस ये जो सेक्शन है, ये जो सब क्लॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है, क्योंकि हमारा सेक्शन
34 रहा है आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 34 रहा है। 34 सेक्शन क्या कहता था हमारे इंडियन पीनल कोड का कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो कोई भी एक्ट करते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, तो वो अफेंस कहलाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये वाला कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, अगर वो कोई भी एक्ट मिलके करते हैं तो वो एक अफेंस ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी क्या करते हैं, ए बी सी डिसाइड करते हैं, एक शॉप है, बंद है वो शॉप, ठीक है। अब ए बी सी क्या डिसाइड करते हैं कि हम तीनों जाएंगे और इस शॉप को रात के टाइम लूट लेंगे, ठीक है। अब भाई इस एक्ट में ये तीनों तो शामिल हैं। कैसे शामिल हैं भाई, ए ने बोला मैं अपनी कार में यहाँ पे रुका रहूँगा, ठीक है। बी ने बोला मैं शॉप के गेट पे रुका रहूँगा, ठीक है। सी ने बोला मैं शॉप के अंदर जाके जितना भी सामान है शॉप का, जितने भी पैसे रखे हुए हैं, जितने भी वहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स रखी हुई हैं, मैं जाके लेके आ जाऊँगा। तो भाई हम तो अगर ये कह सकते हैं कि ए तो इसमें गया ही नहीं इनके साथ, या बी तो शॉप के अंदर गया ही नहीं, सिंपल वे में ये इन तीनों का कॉमन इंटेंशन तो था इन तीनों का कॉमन इंटेंशन कि भाई हमको चोरी करनी है दुकान पे जाके। तो बस इस सब क्लॉज के हिसाब से वो लायबल रहेंगे किसके लिए, सेम पनिशमेंट के लिए, ये तीनों लायबल रहेंगे, कॉमन इंटेंशन है क्योंकि उनका। सिंपल था ये। अब एक केस दिया हुआ है फ्रेंड्स, REG, रैग वर्सेस क्रूज। रैग वर्सेस क्रूज का एक केस दिया हुआ है, उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या था जनरली इस केस में कि ABCD पुलिस ऑफिसर्स थे, वो गए हुए थे ई को पकड़ने के लिए। अब ई के जो फ्रेंड्स थे FGH, ये भी ई के साथ बैठे हुए थे। इनने कहा भाई ऐसे कैसे हमारे दोस्त को, ऐसे कैसे हमारे भाई को तुम पकड़ के ले जाओगे, हम बचाएंगे उसको। बस क्या था, ये तीनों निकल के आ गए बाहर और इनने क्या किया, इन पुलिस वालों को मारना चालू कर दिया, इनको मारना चालू कर दिया। तो इसमें कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी लगा दिया इन पे। जॉइंट लायबिलिटी कैसे, भले ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा क्या, भले ही ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये इनको पकड़ने आए थे, मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन भाई साहब को पकड़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनके जो दोस्त हैं इनने कॉमन इंटेंशन के साथ इन पे हमला किया, किसको, इनको बचाने के लिए। तो इन पे भी वही चीज लागू होगी, इन पे भी वही एप्लीकेबल होगा, ये भी पनिशमेंट, ये भी पनिश्ड होंगे क्योंकि ये इसको बचा रहे थे, इनने इनके ऊपर हमला किया। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी है कि एक साथ इन सब पे, इन सब की लायबिलिटी सेम कहलाएगी। तो गाइस हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाला सब क्लॉज जो है, सब क्लॉज 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा सब क्लॉज 6 क्या कहता है, whoever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। पूरे संहिता का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट इंटेंशन द क्राइम इज नॉट अ क्राइम, द ऑफेंस इज नॉट कॉल्ड एन ऑफेंस इफ देयर इज नॉट अ इंटेंशन। क्या बोलता है, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, it is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। तो क्या कहता है हमारा सब क्लॉज 6,
कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, अगर उनका कॉमन इंटेंशन है, अगर उनको पता है कि हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, तो चाहे वो सिंगल पर्सन करे, चाहे वो 10 पर्सन्स करें, वो एक्ट जो है वो लायबल रहेगा। वो जो पर्सन है, जितने भी वो पर्सन्स हैं, वो सेम एक्ट के लिए लायबल रहेंगे जैसे कि उनने अकेले किया हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी क्या करते हैं, ई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इनका चारों का कॉमन इंटेंशन है कि हमको ई को मारना है। ओके, अब इनको खबर मिलती है कि ई जो है वो रोड से रात के 9 बजे वहां से निकलेगा अपनी जॉब से लौट के आके। इनने प्लान क्या बनाया कि भाई तुम एक काम करना, दूसरे ने कहा तुम इस वाली रोड से जाना, एक ने कहा कि ठीक है मैं यहाँ पे छुपा रहूंगा, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा, एक ने कहा कि मैं यहाँ से अपनी कार लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब कि इनका प्लान क्या था कि इसको यहाँ से घेर लेंगे हम और घेर के इसको हम यहाँ पे मार देंगे, और इनने किया भी। इनने आए, इनने तो गाइस जो हमारा 8th वाला सब क्लॉज है ये क्या बोलता है, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those such act either singly or joint। तो गाइस हमारा जो 8th वाला सब क्लॉज है ये क्या बोलता है कि एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं कि कोई भी पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हैं, और अगर वो क्या करते हैं, इंटेंशनली क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। मतलब कि क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि ए है और बी है, वो क्या करते हैं कि जेड को मारने के इंटेंशन से वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो पॉइजन होता है उसका डोज जेड को देना स्टार्ट कर देते हैं। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं, कभी ये देता है, कभी बी देता है, फिर कभी ये देता है, कभी बी देता है, ऐसे वो उसको थोड़ा थोड़ा डोज पॉइजन का देते रहते हैं और जेड मर जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन दोनों का जो है कॉमन इंटेंशन था, इनने कोऑपरेशन के साथ वो है ऑफेंस किया हुआ था, तो ये दोनों जो हैं मर्डर के लिए लायबल होंगे। सिंपल सब क्लॉज ये कहता है, ठीक है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन इसको हम देखते हैं क्या है कि जो मैंने आपको समझाया होता है एग्जांपल वही है, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली and at different times giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from the effect the several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of an offense though their acts are separate. समझ गए आप कि मतलब उनने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, दो उनके जो एक्ट थे थोड़े थोड़े डिफरेंस थे, ए और बी का जो एक्ट था थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, लेकिन उनने एक्ट तो सेम किया था। भाई उनका इंटेंशन तो क्या था कि हमें जेड को मारना ही है, भले एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक देगा ऐसा, ठीक है। तो वो दोनों लायबल किसके लिए रहेंगे, मर्डर के लिए। अब हमारा जो 9th वाला लास्ट वाला जो सब क्लॉज का कहता है, वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी of different offenses by means of that act। अब कैसे, अब हमने तो इसके पहले पढ़ा हुआ था कि भाई जितने भी लोग हैं एक एक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं तो कॉमन इंटेंशन के साथ, तो वो उनको सेम लायबिलिटी रहेगी, सेम ऑफेंस रहेगा, उनका सेम पनिशमेंट रहेगी। अब इसमें ऐसा क्या कहा गया है, तो इसमें क्या है, हम इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं कि ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide। अब इस वाला जो हमारा सब क्लॉज है ये क्या बोलता है कि जो सेवरल पर्सन्स हैं अगर वो किसी भी एक्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी वो एक्ट करते हैं मिलकर, लेकिन उनके अलग अलग इंटेंशन के साथ अगर वो उस एक्ट को करते हैं तो उनको उनके इंटेंशन के हिसाब से, उनके एक्ट के हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए जेड पे अटैक करता है, ठीक है, उसको मारने के हिसाब से, ठीक, ए जेड पे अटैक करता है उसको मारने के हिसाब से, लेकिन मरता नहीं है, जेड अटैक करता है, ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड पे जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा बी और सी हैं, ठीक है, वो जेड जा रहा होता है और जेड को घेर के मार देते हैं, ठीक है, जेड को घेर के मार देते हैं। तो भाई जो बी और सी हैं, ठीक है, जो बी और सी हैं इनने तो मर्डर कॉज किया क्योंकि वो जेड को इनने मार दिया, ठीक। लेकिन जो ए है हमारा इसने सिर्फ अटैक किया था जेड पे, ठीक है, तो जेड उस टाइम पे बच गया था, लेकिन इसने मारने के इंटेंशन से अटैक किया था, तो ये क्या है, हमारा कल्पेबल होमिसाइड आप में आ जाएगा क्योंकि इसने अटैक किया था। जैसे कि ये कह रहा है, ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब कि क्या आ जाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।